कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको मैं हिंदी में बोलता हूं अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका, और इंग्लिश में क्या बोलता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतः प्रद्रव्य जालिका तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा ने यौन। अब हम यह एक कोशिका के अंदर का पाया जाने वाला एक कोशिका अंगक होता है। देखिए कोशिका अंगक जो होते हैं ना, इतने छोटे और इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें अपने नेकेड आई से तो दिखाई नहीं दे सकते, हम खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तब ये संरचना में दिखेगी। आप देखिए रॉबर्ट हुक साहब ने जब कोशिका की खोज की तो उस समय उन्होंने एकदम सूक्ष्मदर्शी थी, अनवर प्रकार की थी, तो ये कोशिका अंगक कुछ उनको दिखाई ही नहीं दिए, और उनकी कोशिका भी जो थी वो मृत थी, कोशिका कार करते हुए देखा था। तो उन्होंने क्या दिखाई दी, कोशिका के चारों ओर जो आवरण कोशिका भित्ति या जिसको हम क्या बोलते हैं सेल वाल होते हैं, जिन्होंने उन्हें कोशिका नाम दिया। अब जैसे जैसे विकास हुआ, देखिए जब शुरुआत में विकास नहीं था, लेकिन तब भी लोग क्या थे, कुछ न कुछ खोज का प्रयास करते थे। उनके पास जो उस समय उपलब्ध सामग्रियां थी, उसी के सहारे से वह उस चीज में खोज में यह जुट जाते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि एक से एक उपकरण आ गए, और आज हम जो संरचनाएं पढ़ रहे हैं वह उसी की देन है कि हम इन संरचनाओं को आपके सामने व्यक्त कर पा रहे हैं। अभी माइक्रोस्कोप में पहले साधारण माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। देखिए कितना ज्यादा विकास हुआ कि धीरे धीरे माइक्रोस्कोप का विकास हुआ और हमें ये संरचनाएं क्या हुई स्पष्ट दिखाई दी। तो मैं जो कोशिका अंगक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यह लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा 2000 गुना बड़े तक दिखते हैं। 2000 गुना, आप सोच सकते हैं कि दुगना कितना होता है, जस्ट डबल, जबकि यहाँ पे 2000 गुना हम लाइट माइक्रोस्कोप या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन कोशिका अंगों को देख सकते हैं। लेकिन उसमें हमें कुछ संरचना ही स्पष्ट होगी, लेकिन जब प्रकाश लाइट माइक्रोस्कोप के बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आए तो वास्तव में इस क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई। और प्रकाश माइक्रोस्कोप के अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो होता है बहुत ही अधिक दक्षता वाला होता है, और इसमें संरचनाएं जो होती है 80,000 गुना बड़ी। कितनी? 80,000 गुना बड़ी। आप सोच सकते हो कि एक एक कोशिका अंगक को के अंदर की जो संरचना है वो हम आसानी से उसको देख सकते हैं। तो ये एक विकास के कारण ही हम आज इतने टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण ही आज इन संरचनाओं को हम इसके कार्यों को और सारी चीजों को आज हम आपको बता पा रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसको मैं बोलता हूं अंतः प्रद्रव्य जालिका। यह कोशिका के अंदर हमने जब केंद्रक बनाया था तो आपको बताया था कि ये केंद्रक के इस प्रकार एक केंद्रक है, और यहाँ पे केंद्रक से तथा यह कोशिका द्रव में कभी कभी इसकी संरचना जो है वह कहां तक पहुंच जाती है, यह कोशिका झिल्ली तक पहुंच जाती है। यह अनियमित आकार की झिल्ली युक्त संरचना होती है जो कि नलिकाकार होती है, और यह कोशिका को एक सहारा देने का काम करती है, क्योंकि देखिए ये एक जालिकाकार संरचना होती है जो कि यह कोई केंद्र तथा कोशिका झिल्ली के बीच में यह पाई जाती है। अब अगर मैं बात करूं, ये अत्यंत सूक्ष्म होती है, कोशिका द्रव में पाई जाती है, शाखित होती है, झिल्लीदार होती है, या तथा इसमें नलिकाकार यह होती है। तो यह एक इसकी संरचना हो गई। अगर मैं बात करूं कि यह कितनी प्रकार की होती है, तो यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अंतः प्रद्रव्य जालिका, या इसको मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप लिख दीजिएगा अंतः प्रद्रव्य जालिका, या मैं एंडो ई से एंडो, पी से प्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह 2 प्रकार की होती है, एक RER, या इसको मैं बोलता हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है SER, या इसको मैं बोलता हूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो स्मूथ को क्या बोलता हूं? चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका,
रफ एंडोप्लाज्मिक को मैं बोलूं तो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदुरी का मतलब रफ, अंतःप्रद्रवी जालिका कैसे खुरदुरी। अब एक खुरदुरी क्यों है? खुरदुरी इसलिए है कि इसके झिल्ली पे ऐसी दानेदार संरचनाएं पाई जाती है जिसको मैं राइबोसोम कहता हूं, इसलिए यह खुरदुरी होती है इसकी त्वचा, इसलिए इसको बोलता हूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दाने के समान संरचना या राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसको मैं बोलता हूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि यह चिकनी होती है, इसके ऊपर कोई भी दानेदार संरचना नहीं होने के कारण इसको मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता हूं। अब अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो ये नलिकाकार संरचना के अंदर द्रव पदार्थ पाए जाते हैं। तो यह द्रव पदार्थ विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन तथा वसा का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है। और यह कोशिका के अंदर प्रोटीन का संचरण करने का काम करता है। हम एक तरफ कार्य लिख दें, कार्य किसके कार्य? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। इसको मिटा देता हूं, प्रकार हो गए। अब हम अच्छे से इसके कार्य देख लेते हैं कि कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन से कोशिका अंगक का कौन सा काम होता है। हर कोशिका अंगक का कार्य क्या होता है? एक विशिष्ट होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कार्य। कार्य किसके? जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी कार्य की बात करेंगे हम। तो इसके अंदर यह कोशिका के अंदर इसके जो झिल्ली होती है, इसमें नलिका के हमारी संरचनाएं होती है, उसमें द्रव पदार्थ पाया जाता है। तो यह हमारे शरीर में प्रोटीन का संचार करने का काम करता है। पहला कार्य क्या लिख दूं? प्रोटीन का संचार। संचार का मतलब क्या होता है? परिवहन, संचार करती है। अर्थात यह हमारे शरीर में कोशिकीय परिवहन का काम करती है। कोशिकीय परिवहन मतलब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम यह करती है, इसलिए यह कोशिकीय परिवहन। तथा यह कोशिकीय परिवहन, कोशिकीय परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर वसा तथा प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। इसमें वसा क्या है? एक तेलीय पदार्थ होता है। हम जो तेल खाते हैं, तेल यूज करते हैं रोज खाने में, तो जो वो तेल होता है वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वसा का निर्माण करने का एक काम करता है, जिसको कि हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में देखा होगा कि आपने जो हार्ट अटैक वगैरह आता है तो कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा शरीर में हो जाती है। तो क्या होता है? यह हमारे रुधिर वाहिनिकाओं में जमने लगता है, जिससे रुधिर वाहिनी क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। तो प्रेशर बनता है रुधिर का, क्योंकि रुधिर को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है, जिसके कारण हार्ट अटैक वगैरह भी आ जाता है। तो यह हमारे शरीर में वसा, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है। संश्लेषण, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कि इसके ऊपर जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण होता है या हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है वह प्रोटीन के कारण ही होती है। अगर प्रोटीन हमें मिलना बंद हो जाए तो जो बच्चा जहां पे जिस एज में है उतने ही वो एज में रहेगा, अर्थात उसमें ग्रोथ होना संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन हम उसको देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। अब इसमें एक विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है कि यह कोशिका झिल्ली का भी निर्माण करती है।
ये कोशिका झिल्ली है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। आपने देखा था कि कोशिका झिल्ली जब हमने पढ़ाई थी कि कोशिका झिल्ली जो होती है यह किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। ठीक है, तो लिपिड क्या है? ये वसा का एक रूप है। तो यहां पे यह कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है प्रोटीन एवं वसा के साथ, वसा के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण, वसा के द्वारा कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं? झिल्ली जीवात जनन, झिल्ली जीवात जनन या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये कभी कभी एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में आता है कि झिल्ली का जीवात जनन किसके द्वारा होता है? तो वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। बल्कि ये केंद्रक झिल्ली भी जो होती है वह भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही यह बनती है। इसके अलावा यह शरीर में जो हमारा यकृत कोशिकाएं होती है, यकृत कोशिका का एंडोप्लाज्मिक जो होता है यह विष निवारण का काम करता है। किसका काम करता है? विष निवारण। यकृत कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह क्या करता है? विष निवारण, या इसको हम इंग्लिश में डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। लीवर का काम क्या होता है? हमारे शरीर में अगर कोई जहरीला पदार्थ जाता है तो इसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, अर्थात इसके विष को क्या करता है? वह न्यूट्रल कर देता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी यह काम करता है। और दूसरी चीज, ये केंद्र के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं? यह हमारे शरीर में अनुवांशिक पदार्थों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं इनको भी जाने का एक रास्ता प्रदान करता है। यह कोशिका के केंद्र के बाहर तथा यहाँ पे कोशिका द्रव में तथा कोशिका द्रव से यह न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्र द्रव में जाने से लिए क्या बनाती है? एक रास्ता बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार यह प्रोटीन संश्लेषण का तो काम करती है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण काम हो गए जिसको कि यह कोशिका के बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये